हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब रेट ऑफ रिएक्शन उसे काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं हम कि क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट जो ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसे हम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कहेंगे। और वो काफ़ी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि टेम्परेचर, pH, substrate concentration, enzyme concentration, inhibitors and activators। तो ये जो सब हैं ये एंजाइम एक्टिविटी को आल्टर कर देते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, एक्टिव साइट को करते हैं और एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट। तो हम वन बाय वन देखेंगे किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। पहला हमारे पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हम जब इनिशियली हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो प्रोटीन डी नेचर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन अभी जो हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन क्या डी नेचर होना शुरू हो जाता है। अब हम इस ग्राफ की मदद से देखते हैं कि जो वाई एक्सिस है वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लुक एट इट है, जबकि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है सेंटीग्रेड्स में, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर था ज़ीरो टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन मिनिमम था। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ पर आके 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, 20 पर और बढ़ गया है, 30 पर और बढ़ गया है, जबकि जो 40 है उस पर जाकर पीक अटेन कर लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया है। अब जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 40 के बाद, तो हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा कम होना शुरू हो गया है और बिल्कुल कम होता जा रहा है 60 तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 50 60 तक लेके जा रहे हैं सिक्स ग्राफ पे, तो एंजाइम डी नेचर होना शुरू हो गए, मतलब कि अब वो कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि जो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन जो एक्सेसिव हाई टेम्परेचर होते हैं वो डी नेचर कर देते हैं एंजाइम को और उससे उसका स्ट्रक्चर और एक्टिविटी दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और एक ये एस्टिमेट के मुताबिक 10 सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं हम जब टेम्परेचर को। ठीक है, यहाँ इधर बात हो रही है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले, तो फिर उससे रेट ऑफ रिएक्शन डबल इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ इतना था, जबकि 20 पर इधर तक आ गया है, तो ये डबल हो गया है। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखें कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उससे इफ़ेक्टिव और ज़्यादा कोलिशंस होंगे बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे जो बॉन्ड होते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जिससे एंजाइम की शेप अल्टर होगी और फिर उससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकेगा। तो ये मैकेनिज्म है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हम एंजाइम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी विद इन लिमिट्स थी, लेकिन हम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे ले जाते हैं तो उसके बाद जो बॉन्ड्स होते हैं विद इन एंजाइम स्ट्रक्चर वो अल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है, वो टेम्परेचर जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो एंजाइम का उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब ह्यूमन एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब जो ह्यूमन एंजाइम्स है उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और वो सारे कंप्लीटली डीनेचर्ड हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम डिस्ट्रॉयड तो नहीं होते, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मिनिमम तक रिड्यूस हो जाती है, मतलब सब कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। 100 पर डी नेचर्ड हो जाते हैं और 0 पर हमें याद रखना है डी नेचर्ड नहीं होते, एक्टिविटी है वो मिनिमम हो जाती है।
अब आता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं उन्हें हम थर्मोफिलिक कहते हैं, मतलब टेम्परेचर लविंग। हॉट स्प्रिंग्स कहाँ होते हैं कि जहाँ पर अर्थ की बहुत ज़्यादा इनर हीट की वजह से जो वाटर होता है वो सरफेस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उन बैक्टीरिया को हम थर्मोफिलिक कहते हैं। तो उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि उनके जो इंजाइम्स होते हैं उन्हें हम अपने बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स में यूज़ करते हैं एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हमारा सेकंड है फैक्टर पीएच का। अब जो पीएच है, देखिए जैसे कि एंजाइम की ऑप्टिमम टेम्परेचर था, इसी तरह से हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है जहाँ पर वो मैक्सिमम अपना उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच के साथ वेरी करती है, ठीक है, क्योंकि पीएच है वो एंजाइम की जो आयोनाइजेशन स्टेट होती है अमाइनो एसिड्स की उसे अफेक्ट करता है, और फिर उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंजाइम्स की, वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉन्फर्मेशन होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, क्वाटर्नरी, ये सारे स्ट्रक्चर्स के डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दी गई हैं पेप्सिन की, जिसकी ऑप्टिमम पीएच है 1.4, ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है ये बार बार। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है 8.5 है। मतलब जो पेप्सिन है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, जबकि जो अमाइलेज है वो बेस्ट वर्क करता है एट 8.5, विच इज़ बेसिक या अल्कलाइन भी कह सकते हैं उसे हम इन्वायरमेंट। थर्ड हमारा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। फॉर सपोज हमारे पास 20 सबस्ट्रेट हैं और 50 हमारे पास क्या है, एंजाइम्स हैं। अगर हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले हमारे पास 20 सबस्ट्रेट थे, 30 करेंगे तो 30 के 30 बाइंड हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम 50 से ज़्यादा, अगर 60, 70, 80 तक ले जाएंगे सबस्ट्रेट को, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम हमारे पास लिमिटेड थे, 50 ही थे। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि इनिशियली अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि एंजाइम बाइंड हो जाए सबस्ट्रेट से और रिएक्शन कैटालाइज हो जाए। लेकिन अब आगे लिखा हुआ है कि जब अवेलेबल एंजाइम बिकम सैचुरेटेड, कि जो हमारे पास जो अवेलेबल एंजाइम जैसे 50 थे वो सारे के सारे बाइंड हो चुके हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो उसका फिर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। अब हम यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पर है और जबकि एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अब हम यहाँ पर हम एक रख लेते हैं कि एंजाइम्स में हमारे पास 50 है, तो अभी हम सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 50 से आगे सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो सैचुरेटेड हो चुके हैं, मतलब बाइंड हो चुके हैं हमारे सबस्ट्रेट के साथ। उसके अलावा कोई एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई एक्टिविटी होगी नहीं, तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो ग्राफ है हमें कुछ इस तरह का मिलता है। तो फिर जो इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रिएक्शन रेट, तो हमें इस ग्राफ से साफ पता चल रहा है, और ये ग्राफ कभी कभार आ भी जाता है आपके एमडीकेट के पेपर में, तो आपको ये इस तरह से इसे याद रखना है। अब इसी तरह से एंजाइम कंसंट्रेशन है, जैसे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम एक लिमिट तक इंक्रीज़ कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि रेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन सबस्ट्रेट क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं हमारे पास, अगर हम उससे ज़्यादा एंजाइम्स को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आता है कि हाई एंजाइम कंसंट्रेशन से क्या होता है कि फास्ट हो जाते हैं रिएक्शन रेट, जब तक के एंजाइम्स अवेलेबल हों टू कैटेलाइज द रिएक्शन। लेकिन रियल कंडीशन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमेशा लिमिटेड होती है, तो इसीलिए एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन इनिशियली, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद नहीं बढ़ता, भले आप जितने भी एंजाइम्स बढ़ा लो, क्योंकि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है वो लिमिटेड होती है। अब हम यहाँ इसका ग्राफ चेक करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि हमेशा की तरह वाई एक्सिस पर हमने रखा है, और कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमने
एक्स एक्सिस पर रखी। अब इनिशियली हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब ये डॉटेड लाइन हमें बता रहा है कि इनिशियल ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो एक ही कर्व बन गया है, ठीक है। क्यों बना है? क्योंकि जो एंजाइम कंसंट्रेशन है उसे आप भले इंक्रीज करो, लेकिन जो सबस्ट्रेट है उसकी सेचुरेशन हो चुकी है। अभी हमारे पास अवेलेबल सबस्ट्रेट है ही नहीं जिनके साथ एंजाइम्स आकर बाइंड करें और रिएक्शन पर अफेक्ट हो या रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो इसीलिए एक लिमिटेड अगर हम एंजाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन हम उससे आगे अगर हम और बढ़ाते हैं एंजाइम्स तो फिर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम एंजाइम इनहिबिशन पर करेंगे।